आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बड़ी ही विचलित करने वाली है। पहले मैंने सोचा कि ये कहानी आपको ना सुनाऊँ, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये कहानी मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग भरे पड़े हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रद्धा का केस तो दोस्तों आपको याद ही होगा। श्रद्धा और आफताब। आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और फिर एक नया फ्रिज ख़रीदा और लाश के उन टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। उसके बाद आफताब रोज़ रात को 2 बजे उठता और थोड़े थोड़े टुकड़ों को पॉलीथीन में डालकर जंगल में फेंक आता था और ऐसा वो लगातार 18 दिन तक करता रहा। अभी पिछले साल मुंबई में भी एक बड़ी ही विभत्स घटना सामने आई थी। वहाँ पर भी एक आदमी ने अपने साथ लिव इन में रहने वाली लड़की को पहले तो बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके कटर मशीन से उसने लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को उसने मिक्सर ग्राइंडर में पहले तो पीसा और फिर उसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर पका दिया। ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई इंसान इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सोच का मालिक हो सकता है? मैं इन 2 घटनाओं का ज़िक्र आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये भी कुछ इसी तरह की कहानी है। बल्कि यूँ कहिए कि ये इन कहानियों से भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। घटना है हैदराबाद की। न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में एक घर में पुलिस की आवाजाही तेज़ हो चुकी थी। फोरेंसिक टीमें घर को घेर कर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी। घटना इतनी ज़्यादा डरावनी और विक्षिप्त थी कि आसपास रहने वाले पड़ोसी गहरे सदमे में चले गए और अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले गए। उन लोगों का कहना था कि वो इस वारदात के सामने आने के बाद ठीक से सो नहीं पा रहे। उनको गहरा सदमा लगा था और फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए वो उस एरिया से दूर जाना चाहते थे। पड़ोसी तो कह रहे थे कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके पड़ोस में इस तरह की घटना कभी हो सकती है। ये काफ़ी डराने वाला मंज़र था। कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता था, वो भी वो शख्स जिसने भारतीय सेना में नौकरी की हो। एक भूतपूर्व सैनिक। सैनिक जो होते हैं उनका काम देश की रक्षा करना होता है, लेकिन एक पूर्व सैनिक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया जो कि सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। लोग घटना को याद करते ही सिहर उठते हैं। रात को अपने किचन में जाने से भी लोगों को डर लगने लगता है। ये सारी घटना है क्या? क्या ऐसी कौन सी वारदात हो गई जिसने कि सभी लोगों को इलाका ही खाली करने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 45 साल का एक शख्स, नाम गुरुमूर्ति, पहले इंडियन आर्मी में फ़ौजी था। आर्मी वालों को नौकरी जो है वो काफ़ी कम उम्र तक होती है। जैसे बाकी महकमों में 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जाती है, वैसा आर्मी में नहीं होता। आर्मी में कुछ सालों के बाद ही रिटायरमेंट दे दी जाती है। दरअसल आर्मी का काम ही ऐसा होता है जिसमें यंग लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्मी पर दुश्मन से देश की रक्षा करने का जिम्मा होता है। अब कोई उम्रदराज आदमी बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए आर्मी में हमेशा नौजवान लोगों को ही रखने पर जोर दिया जाता है। गुरुमूर्ति आर्मी से रिटायर हो चुका था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कंचन बाग में DRDO ऑफिस में गार्ड का काम कर रहा था। गुरुमूर्ति अपनी पत्नी माधवी, अपना बेटा और बेटी के साथ न्यू वेंकटेश नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। वैसे तो ये परिवार आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल ये परिवार पिछले 5 सालों से रंगारेड्डी ज़िले के बालापुर मंडल के न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी के एक मकान में किराए में रह रहे थे। माधवी और गुरुमूर्ति में झगड़े होते रहते थे। अब पति पत्नी में झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तकरीबन हर घर में
पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है। पति अपनी बात मनवाना चाहता है, पत्नी अपनी बात मनवाना चाहती है। बस इसी कारण से मनमुटाव होता रहता है। झगड़ा कभी बढ़ जाते हैं, कभी छोटे छोटे होते हैं। गुरुमूर्ति और माधवी में भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। माधवी अपने घर में भी बता देती थी कि आज मेरे पति से इस बात पर झगड़ा हुआ, कल इस बात पर झगड़ा हुआ। घर वाले भी अपनी बेटी को समझा बुझाकर झगड़े को अक्सर टाल देते थे, जैसा कि हर घर में होता है। लड़की के माँ बाप हमेशा ऐसी कोशिश में रहते हैं कि उनकी लड़की सुखी रहे, इसलिए वो अपनी बेटी को हमेशा प्यार से समझाते हैं कि चलो बेटा थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। लेकिन अब की बार जो झगड़ा गुरुमूर्ति और माधवी के बीच हुआ था वो पहले जैसा नहीं था। दरअसल गुरुमूर्ति को अपनी बीवी के चरित्र पर शक हो गया था। उसको लगने लगा था कि जब वो घर से बाहर जाता है उसकी पीठ पीछे उसकी बीवी किसी और के साथ रंगरलियां मनाती है। वो बार बार अपनी बीवी का फ़ोन चेक करता था, बार बार उससे पूछताछ करता, और इसी के कारण दोनों में अब झगड़ा जो है वो पहले से भी ज़्यादा होने लगे थे। एक दिन माधवी की माँ शुभम्मा 18 जनवरी की बात है, पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाती है। दरअसल माधवी दिन में 2 बार अपनी माँ को फ़ोन करती थी, लेकिन अचानक से उसके फ़ोन आने बंद हो गए थे। शुभम्मा अपनी बेटी को फ़ोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। माँ घबराने लगती है, मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो अपने दामाद गुरुमूर्ति को फ़ोन करती है और बेटी माधवी के बारे में पूछती है। जो दामाद होता है वो कहता है कि माधवी उसके साथ झगड़ा करके घर से चली गई है और फिर वो वापस नहीं आई। माँ अपने दामाद को पूछती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। गुरुमूर्ति ने कहा कि मुझे लग रहा था कि माधवी थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। माधवी की माँ गुरुमूर्ति के घर जाती है और उसको साथ लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है। शुभम्मा, उसका पति और गुरुमूर्ति तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर माधवी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और गुरुमूर्ति खुद माधवी के माँ बाप के साथ मिलकर काफ़ी देर तक इधर उधर माधवी की तलाश करता रहा। पुलिस वाले गुरुमूर्ति के घर पहुंचते हैं, सारे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस वाले घर के सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक करते हैं तो उसमें एक बात बड़ी अजीब दिखाई देती है कि माधवी घर के अंदर तो आ रही थी, लेकिन घर से बाहर जाती हुई दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ गुरुमूर्ति की हरकतें भी कुछ संदिग्ध लग रही थी। पुलिस वाले गुरुमूर्ति को उठा लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो गुरुमूर्ति अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगा रहा और पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो गुरुमूर्ति अपना गुनाह कबूल कर लेता है और सारी कहानी पुलिस को बयान करता है। और यकीनन जो कहानी उसने पुलिस को बताई वो बहुत ही भयानक थी, बहुत ही क्रूर थी। उसने इतना क्रूर अपराध किया था जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। उसने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को बच्चे स्कूल गए हुए थे। गुरुमूर्ति जब घर गया तो वो देखता है कि उसकी पत्नी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। गुरुमूर्ति के मन में शक पैदा हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बात कर रही थी और इसी बात को लेकर वो अपनी पत्नी से बहस करने लगता है। गुरुमूर्ति गुस्से में आपा खो देता है और अपनी पत्नी के सर पर किसी भारी चीज़ से हमला कर देता है। सर से खून बहने लगता है, पत्नी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गुरुमूर्ति यहीं पर नहीं रुकता बल्कि लगातार अपनी पत्नी के सर पर वार करने लगता है, जिससे कि माधवी की मौत हो जाती है। गुरुमूर्ति ने जब देखा कि उसकी बीवी मर चुकी है, उसके शव को ठिकाने लगाने के बारे में वो सोचने लगता है। इसके लिए वो YouTube पर सर्च करता है और यहाँ से आइडिया लेकर वो एक मीट काटने वाले चाकू से माधवी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को कुकर में डालकर उबालता है। उसने अपने बयान में बताया कि पहले तो उसने अपनी बीवी की लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर मांस को हड्डी से अलग किया
और फिर मांस को अच्छी तरह से कीमा बनाकर उसको कुकर में थोड़े थोड़े करके उबाला और बाद में उन टुकड़ों को प्लास्टिक के कवर में पैक करके पास की ही झील में फेंक दिया। और ये सिलसिला लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिन तक गुरुमूर्ति लाश के थोड़े थोड़े टुकड़े झील में फेंकता रहा। अपराधी के मुंह से इतना सुनने के बाद पुलिस वाले उस झील पर जाते हैं और सारे आसपास के एरिया की तलाशी लेते हैं और शव के टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश करते हैं। लाश के टुकड़े बरामद नहीं किए जा सके थे। पुलिस वाले अपराधी को कोर्ट में पेश करते हैं, जहां से कि उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से एक आदमी गुस्से और जुनून में अंधा होकर इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दे देता है। कई बार तो हम ऐसे लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहकर बात को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो सकते, बल्कि जिसने इतना सोच समझ कर बीवी के टुकड़े करके उनको छुपाने की कोशिश की, वो शख्स मानसिक विक्षिप्त नहीं हो सकता, बल्कि वो पूरे होशो हवास में था और पूरी योजना बनाकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया और सब कुछ जानते हुए शव को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़िलहाल तो मामला कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं कोर्ट इस पर क्या डिसीज़न देता है, अपराधी को क्या सज़ा देता है। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम और आपके शहर का नाम अपनी स्टोरी में मेंशन करूँ, तो मुझे अपना नाम और आप जिस जगह पर रहते हैं उस शहर का नाम मेरे कमेंट में डाल दीजिए। अगली बार मैं स्टोरी में आपका नाम और आपके शहर का नाम मेंशन करूँगा।